Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Abhyuday Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. तो मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, ठीक, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, ठीक है। हम कहेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में या किस तरह से हम कहेंगे कि डिफरेंस है, ये किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आएगा। इतना हमें लगता है सभी लोगों को आइडिया होगा कि कोई भी चार्ज जो है वो स्टैटिक चार्ज एक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। तो हम एक उसको समझाने के लिए अलग से एक डायग्राम बना ले रहे हैं। तो ये कहा, मान लो कि एक हमें करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है, जो डेफिनेशन वाइज हम कहेंगे, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि जब हम कहेंगे किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हो तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। केवल इलेक्ट्रॉन्स वायर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया और वहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। क्या रखा हमने? एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। ये हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। तो जब हमने ये चार्ज रखा यहां पर, तो हमने देखा कि इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं आ रहा था, ठीक। जब इस चार्ज को हमने रेस्ट की स्टेट में रखा तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी इस चार्ज पे फोर्स नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस चार्ज पे फोर्स ना आने का मतलब क्या हुआ? इस चार्ज पे फोर्स ना आने का मतलब हुआ कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये कोई भी फील्ड या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता तो क्या होता? तो यहाँ पर इस चार्ज पे फोर्स आता, ठीक है। किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक फोर्स आता है। क्या होता है उस फोर्स का फॉर्मूला? चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या? Q इंटू ई। सभी को पता है ना ये? यस सर। ठीक है। किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला आता है QE, ठीक। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हमने एक करंट कैरिंग वायर के बगल में एक चार्ज को रखा तो वहां पे हमने देखा कि कोई फोर्स नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस चार्ज को एक वेलोसिटी दी, ठीक है, इस पे क्या आने लगा? इस पे एक फोर्स आने लगा, ठीक। हमने जैसे ही इस चार्ज को एक वेलोसिटी प्रोवाइड की, इस पे आने लगा एक फोर्स, ठीक। अब फोर्स आने का मतलब क्या हुआ? फोर्स आने का मतलब हुआ कि कोई फील्ड तो वहां थी जिसकी वजह से इस पे क्या आने लगा? फोर्स आने लगा। और वो फोर्स तभी काम करना शुरू किया जब हमने इसको क्या दिया? जब हमने इसको वेलोसिटी वेलोसिटी। दी, ठीक है। ये हमने देखा कि ये जो पार्टिकल, अच्छा फोर्स हमें ऑब्जर्व कैसे हुआ? फोर्स हमें ऑब्जर्व हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा? ये डिफ्लेक्ट होने लगा कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से ये डिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पे कोई फोर्स आया था, जिस फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को क्या करने की कोशिश की? चेंज करने की कोशिश की। डायग्राम दिख रहा है सभी लोगों को? तो हमने कहा कि किसी करंट कैरिंग वायर के बगल में हमने एक चार्ज पे रखा तो इस पे कोई फोर्स नहीं आया। फोर्स ना आने का मतलब हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज पे फोर्स आता। लेकिन ये जैसे ही हमने इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी, हमने देखा कि ये पार्टिकल सीधे ना जाके एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इस चार्ज पार्टिकल पे क्या आएगा? इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि
ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई फील्ड तो रही होगी जिसकी वजह से इस पे फोर्स आया। ये हम पहले ही कंफर्म कर चुके थे कि वो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्टैटिक चार्ज पे भी क्या आता, फोर्स आता। ठीक, तो हमने पहले ये कंफर्म कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और एक फील्ड वहां पर है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो फील्ड है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना कह के उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने तभी काम करना शुरू किया जब उस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या दिया, जब उस चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी। ठीक है, इस डायग्राम को फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके बगल में हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, हमने देखा कि उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है। फोर्स ना आने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और जैसे ही हमने उसको वेलोसिटी दी वो डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्शन का मतलब वहां पर एक फील्ड थी जिसे हमने नाम दे दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स तभी आना शुरू हुआ जब उसको हमने क्या दी, वेलोसिटी दी। ठीक है, अब हम कहेंगे फोर्स क्या आता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो अभी हम देख लेंगे। पहले अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट कैरिंग वायर था ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा, ये क्या जनरेट करेगा, ये केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्योंकि इस वायर में क्या है, इस वायर में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ये वायर जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। करंट का मतलब ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूविंग चार्जेस दोनों चीजें जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ठीक है, लेकिन अगर हम करंट की बात करें जिसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन करंट कैरिंग वायर ओवरऑल न्यूट्रल होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा, लेकिन क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, हाँ, अगर ये करंट टाइम के साथ साथ चेंज होता है या वेरी कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है, जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। वो कॉन्सेप्ट आएगा आपका लास्ट में। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या ये आप ध्यान रखो कि कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बल्कि इनफैक्ट अगर केवल मूविंग चार्ज है तो वो दोनों ही जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्स आएगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला QV क्रॉस B। इसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक, अगर हम पूरा लिखें, लॉरेंज फोर्स जो एक्चुअल लॉरेंज फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B प्लस QE। ठीक है, जिसमें E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, QE को कहा जाता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और QV क्रॉस B को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें जो QV क्रॉस B है ये केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स होगा, और QE जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम अलग से इसको लिख भी दे रहे हैं, जिसमें से हम कहेंगे QV क्रॉस B, ये दो फोर्सेस का सम हो जाएगा। एक हो जाएगा FB, FB का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कैपिटल B कर दो इसे, और प्लस FE, E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दी हुई है तो उन दोनों में जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। ठीक है, तो जिसमें हम कहेंगे FB क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा QV क्रॉस B जो मैग्नेटिक फोर्स है, और QE ये हो जाएगा FE जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये ध्यान रहे कि जो दोनों फोर्सेस का सम होगा उसे कहेंगे हम लॉरेंज फोर्स। ठीक, केवल FB लिखा है तो भी उसे हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स, लेकिन केवल QE लिखा है तो उसे लॉरेंज फोर्स नहीं कहा जाता। ठीक, दोनों ही अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो आप उसे लॉरेंज फोर्स कह सकते हो, लेकिन केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स आएगा उसे आप लॉरेंज फोर्स नहीं कहेंगे, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहा जाएगा। अब हम बात करें अगर मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लिखा हुआ है FB, उस FB के लिए आप क्या कहोगे, क्या लिख, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है QV क्रॉस B। तो हम कहेंगे QV क्रॉस B क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन वाइज क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा दोनों डायरेक्शन के वाइज। परपेंडिकुलर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्या होती है,
वो परपेंडिकुलर होती किसके? दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों क्वांटिटी, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, जो हम कहेंगे क्यू की v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करें अगर डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा या जो लॉरेंस फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग क्या? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसको बना मतलब डायग्राम इसका बनाए किस तरह से दिखाई देगा ये, तो हम एक डायग्राम अगर बनाए, ठीक है, कि किस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो ठीक है, तो ये आपका वो प्लेन हो गया जिसमें आपके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मान लिया कि जो वेलोसिटी है वो हमारी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने एक प्लेन ले लिया जिसमें हमारा वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा? ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर और दूसरा वाला हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस रूल को हम कहते क्या है, जो डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम क्या कहेंगे इस रूल को? राइट हैंड थंब रूल। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है हमारा? राइट हैंड थंब रूल में हम कहेंगे कि अगर हम क्या करें, अगर हम अपनी उंगलियों को प्लेस करें किसके अलोंग? वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग, और उसके बाद राइट हैंड की उंगलियों को अगर प्लेस करें वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग और उसे फोल्ड करें किस तरफ? उसे फोल्ड करें हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, तो जो थंब है वो हमें क्या देगा? थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्या कहा हमने? फिर से हम रूल एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि अगर हम अपनी राइट हैंड की उंगलियों को किसके अलोंग रखें? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखें। ठीक है, और उसकी उंगलियों को हम फोल्ड करें किसके अलोंग? उसकी उंगलियों को अगर हम फोल्ड करें मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन हो गया जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप v क्रॉस b करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा जो उन दोनों के प्लेन के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या कहोगे? इसमें हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके? दिए हुए प्लेन के। तो या वेलोसिटी के क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। पावर का फॉर्मूला याद है किसी को? एफ डॉट वी। पावर का फॉर्मूला था एफ डॉट वी। इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है इसे, फोर्स डॉट वेलोसिटी। सभी पता है? आकाश यस सर। पता है ना? ओजस यस सर। तो हम कहेंगे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? फोर्स एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पावर विल बी 0 क्योंकि हम कहेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा?
0. The power delivered by this force. 0. It's 0. ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड आएगी वो क्या हो जाएगी? अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन करें तो हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड क्या आएगा इस फॉर्मूले का? QVB sin थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो पावर डिलीवर्ड आएगी इस फोर्स के द्वारा वो क्या होगी? 0, या वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का बहुत आपको याद रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो अगर वर्क डन 0 है तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद है किसी को? Work done is equal to delta वर्क डन K बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? constant. काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा क्या? 0। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो देखो हमने नीचे लिख दिया है, द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन आएगा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर फोर्स के, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का? FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या हो जाएगा? Angle between V and B. तो हम कहेंगे वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? V एंड B। ठीक, क्या यहाँ बना दें डायग्राम में? समझ में आ जाएगा? चलो ठीक है, तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं। एंगल आपको ध्यान रखना है भैया। कहीं पर जिसको भी कोई भी दिक्कत हो उसे ध्यान रखना, मतलब बोल देना है। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने बताया कि जो वर्क डन आएगा किसके द्वारा? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, वो 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरह से मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में चेंज नहीं होगी। अगर किसी का पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो फिर आप यहाँ वहां पर ये कहेंगे कि वहां पर अकेले मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक, अगर किसी भी सिस्टम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड विजिबल है और आप देख रहे हैं कि उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, तो आप क्लियरली कहेंगे कि भैया केवल मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होती तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए था। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई और भी फील्ड रही होगी। ठीक है, Yes. ठीक है। इसके बाद तो ये जो लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये हमने आप ऊपर लिख ही दिया है। वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस फोर्स।
तो अभी जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस फोर्स, आंसर लिखा है। तो हम एक एक करके पॉइंट पढ़ रहे हैं। When a charge in motion, then it creates a field called magnetic field. This field is discovered. This field was discovered by Oersted. ठीक है, तो ऑस्टेड ने एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी। When he moved a charge near a current carrying wire, then found a force to be acting on the charge. ठीक है, no force was observed to be acting on the charge when it was in the state of rest. This lead Oersted to be the following conclusion: there was field produced by moving charges which were different from the field produced by static charges. The field produced by static charges is called electrostatic field. तो हमने ये कहा ही था अभी, ठीक है, कि अगर उस चार्ज पे फोर्स आ रहा होता तो हम कहते कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर फोर्स नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। ठीक है, even if we move the moving charges will apply a force on each other due to their magnetic field. Even if we move a charge inside a magnetic field, then force will act on the charge. ठीक है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ही उस पर हम कहेंगे फोर्स आएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब हमें इसमें टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में किस किस तरह के मोशन हो सकते हैं। तो जब हम मोशन की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग केसेस लिए जाते हैं। अलग अलग केसेस का मतलब मोस्टली जो केस है वो डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, किस तरह से एंगल चेंज करने पर आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज होगी और पाथ चेंज हो जाएगा। तो केस 1 हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अभी। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है मूविंग चार्जेस विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसका वही है कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो क्या जनरेट करेंगे, कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरा मूविंग चार्ज है उस पर क्या आएगा, उस पे पहले वाले चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे कि दोनों चार्जेस, केवल अगर चार्जेस हैं मतलब करंट कैरिंग वायर अलग हो गया और चार्जेस अलग हो गए, तो अगर जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 मूव कर रहे हैं तो उन पे हम क्या कहेंगे, उन पे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। ठीक है, अगर आप दो करंट कैरिंग वायर रखेंगे जिन पे करंट है I1 एंड I2 का, ठीक है, तो उनके बीच में केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक, क्योंकि दोनों ही वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज क्या होगा दोनों में, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लेकिन अगर हमने क्या कहा, अगर आप Q1 Q2 रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा और उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। ठीक है, अगर दो चार्जेस आप लेते हैं तो उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा और उन पे मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। डिफरेंट केसेस में पहला केस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, केस 1 हम ले रहे हैं अभी। केस 1 में हम कह रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। क्या होता है थीटा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स हो जाएगा पार्टिकल पे, विच मीन 0 क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और दोनों पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। अब जब कोई फोर्स ही नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, जब फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसका मतलब पार्टिकल कैसे चलेगा, द पार्टिकल
in a straight line, the particle will move in a straight line along its velocity vector. ठीक है, नोट्स हम शेयर कर दिया करेंगे ग्रुप पे, ठीक, तो जिससे आपको मतलब जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई ऑलरेडी मिल जाए। तो हमें यहाँ पर डायग्राम अगर दिखाएं आपको किस तरह से डायग्राम बनेगा, तो ये हो गया हमारा चार्ज। हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या होंगे, सेम एक्सिस के अलाउंग होंगे। यही हो जाएगी आपकी वेलोसिटी और यही हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आ नहीं रहा है तो पार्टिकल सीधे किसके अलोंग चला जाएगा, पार्टिकल सीधे वेलोसिटी के अलोंग ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। ठीक, तो जब हमने क्या कहा, 0 हो एंगल या 180 डिग्री हो। दूसरा केस आता है when theta is equal to 90 डिग्री और 270 डिग्री। 270 ठीक है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री का मतलब हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, वो किस तरह से है, वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है और चार्ज जो है वो पेपर के प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, डॉट क्रॉस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्रॉस, inside the plane of paper. इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी किस तरह से होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ Inside द the plane of पेपर। the paper. ठीक है, अगर क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। सभी पता है ये बात, मीन इनसाइड। और अगर डॉट बना हुआ है Outside the plane of the paper. आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो किस तरह से दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको पेपर के प्लेन के अंदर। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पेपर के प्लेन में है। ठीक, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम क्या कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम कहेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो जो हमने तरीका बताया था क्या, कि हम क्या करेंगे कि हम पहले उंगलियों को रखेंगे किसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को हम प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और उसके बाद उसे फोल्ड किस तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जो कि कहाँ है, अंदर। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, तो जब उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, माइनस आई कैप के अलाउंग। और क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो किस तरह के मोशन में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, सर्कुलर सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो, तो चूंकि ये जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो अब सर्कुलर मोशन में हमें रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, सर्कुलर मोशन जो फोर्स प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स हम कहेंगे कि जो फोर्स लगता है जो उसे सर्कुलर मोशन में रखता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ वो सेंट्रीपिटल फोर्स
कौन सा फोर्स जो है वो सेंटीमीटर की तरह काम कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, वो है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? QVB साइन थीटा। OA कितना sin है? theta, 90 90 डिग्री। साइन थीटा, थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा है 90 डिग्री। इसका सर डायरेक्शन हमें सर फिर से जरा बता दो। डायरेक्शन में हमने क्या कहा, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस जब करोगे ना 4-5 बार तो समझ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या कहा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि A क्रॉस B की डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक, तो किस तरह से निकालेंगे? हमने क्या कहा, वेलोसिटी तो अपना हाथ भैया जो है ना, जो स्क्रीन है उसमें अपना हाथ पहले आप वेलोसिटी के पैरेलल रखो, स्क्रीन के पैरेलल पहले हाथ करो। ठीक, रखा हाथ को? यस सर। स्क्रीन के पैरेलल हाथ को रखा, रख लेना, हमें दिखाई नहीं दे रहे होगे वैसे भी। ठीक है, नहीं तुम समझो, तुम्हें शर्म आए रखने में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनसाइड द प्लेन ऑफ अंदर पे, पेपर। अंदर की तरफ। उस तरफ केवल उंगलियों को मोड़ना है। तो अपनी हाथ जो तुमने स्क्रीन के पैरेलल रखा है उनकी केवल उंगलियों को मोड़ दो। मोड़ा? मोड़ दी। यस मोड़ सर। लिया। अंगूठा किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट में। QBB का एरो दिख रहा है? यस सर। किस तरफ है अंगूठा? यस यस सर। सर। विकास? यस सर। यस सर। तो यही आपकी डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक समझ में आ गया? फोर्स। ठीक है यस। भैया। बाकी जो तरीका ये है, आप फॉर्मूला याद रखो। देखो सीधी सी बात हम एक्सप्लेन अगर बोले तो बोर्ड में आपका फॉर्मूला, जो डायरेक्शन का जो तरीका है, राइट हैंड थंब रूल, ये आपका बोर्ड में काम कर जाएगा कि आप उंगलियों को वेलोसिटी की तरफ करें और मैग्नेटिक फील्ड को फोल्ड कर दें, सॉरी उंगलियों को फोल्ड कर दें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये तरीका आपका बोर्ड के एग्जाम में काम कर जाएगा। लेकिन ये तरीका आपका किसी मतलब अच्छे एग्जाम में काम नहीं करेगा। उसमें जो फॉर्मूला काम करेगा वो QV क्रॉस B का काम करेगा। अगर हम वेलोसिटी को आपको 3D वेक्टर में दे दें, हम लिख दें वेलोसिटी कुछ है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हम मैग्नेटिक फील्ड को भी कुछ दे दें 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, अब आप किस तरफ उंगलियां रखोगे, किस तरफ उन्हें फोल्ड करोगे? 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्या आप उंगलियां उस तरफ रख सकते, हाथ को उस तरफ रख सकते हो या उंगलियों को उस तरफ रख सकते हो? भैया 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप पता नहीं किस तरफ डायरेक्शन है। उसके बाद हमने कहा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उन्हें फोल्ड कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो उसमें फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ना, QV क्रॉस B, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है ना, उस तरह से निकालना पड़ेगा। समझे? ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद रखो, तरीका याद रखो डायरेक्शन का। छोटे मोटे केसेस में या नॉर्मल थ्योरी वाले केसेस में तो आपका ये काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में क्रॉस प्रोडक्ट ही ये काम करता है। और हम बल्कि यही कहेंगे कि जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट